फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 14 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। और दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज 14 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा 13 अगस्त को। 13 अगस्त को हर साल विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, विश्व अंगदान दिवस मनाए जाने का मेन उद्देश्य है इंसानों को मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने की अहमियत और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसकी अहमियत को बताने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और दोस्तों, बता दें, विश्व अंगदान दिवस की शुरुआत कब हुई? अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 से लागू हुआ। साल 2011 में इस अधिनियम में संशोधन कर उतक दान को भी इसके अंतर्गत लाने का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, फरवरी 1995 में यह नियम मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 लागू हुआ। उस दिन से विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है और 2011 से इसमें उतक दान को भी जोड़ दिया गया। और चलिए दोस्तों, अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाई गई। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई गई। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण दिवस को भी याद रखिएगा अगस्त माह के। ठीक है दोस्तों, तो उसके साथ ही विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है हर साल 13 अगस्त को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उपचार के लिए गिलियड साइंसेस के एंटीविरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक संस्करण भारत में लॉन्च किया? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा जाइडस कैडिला ने। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीविरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है और इसकी 100 मिलीग्राम की शीशी की कीमत 2800 रुपये रखी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 100 मिलीग्राम शीशी की कीमत कितना? 2800 रुपये रखी गई है। और जो इसे फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने लॉन्च किया है, जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है, सबसे सस्ता जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने। और बता दें कि अमेरिकी कंपनी गिलियड साइंसेस की दवा रेमडेसिविर कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में फ़ायदेमंद साबित हुई है और कई भारतीय कंपनियों ने गिलियड के साथ इसका जेनेरिक वर्जन भारत में बनाने और बेचने का समझौता किया है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, जाइडस कैडिला ने फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जाइडस कैडिला ने उपचार के लिए, कोरोना वायरस के उपचार के लिए गिलियड साइंसेस की एंटीविरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक संस्करण भारत में लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा संयुक्त राष्ट्र।
संयुक्त राष्ट्र ने भारत में मानसून के कारण हो रही भारी बारिश की वजह से सर्वाधिक प्रभावित और वंचित समुदायों को मानवीय सहायता मुहैया कराएगा। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए काम करती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की कनेक्टिविटी परियोजना कार्गो सेवा की घोषणा की? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, मालदीव देश के साथ। भारत ने मालदीव में मेगा इंफ्रा परियोजना के लिए $500 मिलियन की सहायता की घोषणा की और भारत ने मालदीव में 400 मिलियन लाइन क्रेडिट और $100 मिलियन अनुदान के माध्यम से मालदीव में एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना लागू करने के लिए यह राशि प्रदान की है। माले को गुलफिहाफुल पोर्ट और थिलाफुसी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने वाली 6.7 किलोमीटर की यह पुल परियोजना मालदीव की अर्थव्यवस्था में बदलने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, भारत ने मालदीव के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की कनेक्टिविटी परियोजना कार्गो सेवा की घोषणा की है। और दोस्तों, मालदीव के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशेस कंपनी MIFCO में मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार को $1.80 लाख का ऋण दिया है। और इसके साथ ही भारत और मालदीव ने 10 अगस्त 2020 को द्वीप राष्ट्र के एडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और मालदीव के बारे में बात हो रही है तो मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए निम्न में से किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, ए और बी, एंटीगुआ और बारबुडा। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की सहायता दी है और इस सहायता का उद्देश्य है कैरेबियन देश में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचों में सुधार करना। भारत ने $1 मिलियन की सहायता का उपयोग एंटीगुआ और बारबुडा में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा और वहां के वेंटिलेटर जैसे उपकरणों के खरीदने में उनकी सहायता करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा देश को $1 मिलियन की सहायता दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है और यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। ओके दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों, ये पॉजिटिव पे क्या है? पॉजिटिव पे एक धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली
परिवर्तित और नकली चेक से बचाने के लिए कंपनियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत जब कोई लाभार्थी चेक को जमा करने जाता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्राप्त होती है और यह जानकारी दी जाती है। यदि जानकारी मेल खाती है तो चेक स्वीकार कर लिया जाता है और जबकि चेक की जानकारी मेल नहीं खाती है तो चेक को वापस कर दिया जाता है। और दोस्तों आरबीआई के बारे में बात हो रही है तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय उस समय कोलकाता था। बाद में 1937 में इसके स्थानांतरित कर दिया गया, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ बने थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है और प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। आरबीआई का गवर्नर का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। तो दोस्तों ये तो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुख्यालय है मुंबई। चेयरमैन है रजनीश कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रवीण कुमार गुप्ता। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली और सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। और एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई। मुख्यालय है मुंबई और सीईओ है शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा। इजराइल देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। और दोस्तों एरो 2 मल्टी लेयर सिस्टम का हिस्सा है जिसे इजराइल ने गाजा और लेबनान से दागे गए शॉर्ट और मिड रेंज रॉकेट के साथ ही ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाव के लिए बनाया है। इसमें आयरन डोम, डेविड की स्लिंग और एरो 3 प्रणाली शामिल है जो वायुमंडल के बाहर से खतरों से बचाव करने में सक्षम होता है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा इजराइल देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। और दोस्तों इजराइल के बारे में बात हो रही है तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है इजरायली शेकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा रमन नाम के अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली भारत की पहली इंडियन स्टार्टअप कंपनी का नाम बताइए। इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, स्काई रूट। एक निजी भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसके साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इस रमन रॉकेट का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है और रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। और रमन नाम की अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली भारत की पहली इंडियन स्टार्टअप कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और दोस्तों यह स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, विक्रम कुमार दोरईस्वामी को। श्री विक्रम कुमार दोरईस्वामी को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा विक्रम कुमार दोरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है तो बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है और इसके साथ ही
1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनवाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और दोस्तों साथ में बता दें, दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके साथ ही पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और वरिष्ठ राजनयिक नम्रता एस कुमार को स्लोवेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और साथ ही हमने हाल ही में नियुक्त हुए उच्चायुक्त और राजदूत की लिस्ट आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, सोमा मंडल को। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है और वह सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील की पहली महिला चेयरपर्सन बन जाएंगी। वह दुनिया में स्टील कंपनी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बनेगी। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों नियुक्तियों के बारे में बात हो रही है तो रामकरण वर्मा को हाल ही में कांगो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ? रामकरण वर्मा को कांगो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। उसके साथ ही प्रमोद भासिन को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमोद भासिन को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। और इसके साथ ही मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए YSR चेयता नाम से एक स्कीम लॉन्च की। और इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की 23 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। बैंक इन लोगों को व्यापार बढ़ाने में आर्थिक मदद करेगा। और दोस्तों राज्य सरकार अपनी इस कल्याणकारी स्कीम पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसका फायदा 45 से 60 वर्ष तक की आयु की लाखों महिलाएं उठा सकती है। इस योजना के तहत हर साल 18,750 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा और इस प्रकार 4 साल में 75,000 रुपये का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाली 8 लाख विधवा और सिंगल वुमेन्स को इस योजना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने रक्षाबंधन के मौके पर रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-23 पेश की। और दोस्तों तेलुगु के प्रख्यात लोक गायक, गीतकार और लेखक
वेंगा पांडु प्रसाद राव का आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में हाल ही में निधन हो गया। और आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसकी अपनी 3 राजधानी होगी। राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ओके दोस्तों, और इसके साथ ही बता दें आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में NITI आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने छात्र उद्यमिता कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जारी किया है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा, डेल टेक्नोलॉजीज ने। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। और युवा इनोवेटर्स को स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2 का हिस्सा है उन्हें मेंटर सपोर्ट, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग सपोर्ट एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण के साथ साथ विचारों, प्रक्रियाओं और उत्पादों की पेटेंट भी मिलेगा। और दोस्तों NITI के फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, NITI के फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के उत्पादन और विपणन के लिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन के लिए रूस के साथ एक रणनीति सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, ब्राज़ील ने। रूस और ब्राज़ील ने दुनिया की पहली पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक के उत्पादन और विपणन के लिए एक रणनीति सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का ऐलान किया। रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है जो उसके एक उपग्रह का भी नाम है। और दोस्तों ब्राज़ील के बारे में बात हो रही है तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो, ट्रेंडिंग कैपिटल है उसकी ब्राज़िलिया और करेंसी है ब्राज़िलियन रियल। रूस के बारे में बात कर लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन और राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में विश्व स्तरीय जर्मन दोहरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग के संचालन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, गोवा सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में विश्व स्तरीय जर्मन दोहरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग के संचालन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है दोस्तों, और गोवा के बारे में बात हो रही है तो गोवा की राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और 14 अगस्त के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वयोवृद्ध GK मेनन का निधन 93 वर्ष की उम्र में हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा, वे एक पत्रकार थे। दोस्तों अनुभवी खेल पत्रकार GK मेनन जी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम करने के बाद 1990 के दशक में शुरुआत में फ्रीलांसर के तौर पर अपने कैरियर को खत्म किया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुभवी खेल पत्रकार GK मेनन जी का 93 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 14 अगस्त के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित स्टैटिक GK वन लाइनर पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रहे
नाइन डैश लाइन किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित है? तो इसका आंसर है दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। नाइन डैश लाइन दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर पुनः वापस लाए जाने से चर्चा में रही अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी कौन है? इसका आंसर है वह विश्व की प्रथम निजी कंपनी है स्पेस एक्स, जिसमें अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी है स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरकार के द्वारा किस योजना के तहत 23 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया? इसका आंसर है वह योजना है डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, DILRPM, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 23 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रशांत भूषण द्वारा अवमानना कार्यवाही को वापस लेने की मांग से चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, सदस्यता नियम में संशोधन से चर्चा में रही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कब प्रारंभ किया गया था और एवं इसके संशोधन उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र कौन हो सकते हैं? इसका आंसर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में लागू किया गया था और संशोधन उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश। तो दोस्तों ये तो था करंट अफेयर्स आधारित स्टैटिक जी के वन लाइनर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। उसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, 13 अगस्त को किनके द्वारा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 अगस्त को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान को ऋण और तेल की आपूर्ति समाप्त कर दी है? वह देश है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से किसे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया गया है? उनका नाम है कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने RBI से पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायता की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की है? इसका आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, किसने छोटे व्यवसायों के लिए पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS लॉन्च किया है? इसका आंसर है पेटीएम ने छोटे व्यवसायों के लिए पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। उनका नाम है प्रमोद भासिन। नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक से चेयरमैन प्रमोद भासिन नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड और सामाजिक प्रभाव के लिए KP नारायण कुमार स्मारक अवार्ड विजेता घोषित किया गया है? इसका आंसर है नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड नितिन सेठी को और KP नारायण कुमार स्मारक अवार्ड शिव सहाय सिंह को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? वह परियोजना है प्रोजेक्ट चीता। किस राज्य सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू किया है? वह राज्य सरकार है गुजरात।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध शुरू किया है। उसके साथ ही किस राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू किया जाएगा? वह राज्य सरकार है असम राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौता भारतीय अभिनेता शामिल है? वह अभिनेता है अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया? उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी ने कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया। और इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? वह राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके दोस्तों, तो ये तो था 13 अगस्त के करेंट अफेयर्स का रिवीजन। तो दोस्तों आज हमने 14 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।